हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर यू। आई एम योर फ्रेंड स्मृति और आज हम करने जा रहे हैं 2014 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का, उसके हम साइकोलॉजी वाले पोर्शन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो सेशन है ये आपको हेल्प करेगा किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में या किसी भी टेट स्टेट टेट के एग्ज़ाम में और स्टेट को क्लियर करने में। उसका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उसको आप यहाँ से डील कर पाओगे। तो देखिए, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये मैं आपको 2014 वाले पेपर के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The stages of cognitive development, according to Jean Piaget, known as pre-conceptual period, is related to। तो जो हमारे जीन प्याजे ने जो डेवलपमेंट का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जो जीन प्याजे का जो कहना है, जो उन्होंने स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की जीन प्याजे ने, उसमें जो प्री कंसेप्चुअल पीरियड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? सेंसरी मोटर से। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन के आंसर जो है लगे हुए हैं, टिक किए हुए हैं। तो ये हम सिंपली चलो क्वेश्चन के साथ आंसर को ही डिस्कस करते चलेंगे। ये हमारा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है। जो हमारा प्री कंसेप्शन है, देखो यहाँ यहाँ से भी याद कर सकते हो, प्री कंसेप्चुअल जो पीरियड है वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जब बच्चा जो है ऑपरेशन जो उसमें स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, यानी कंक्रीट चीज़ों के बारे में वो ऑपरेशन नहीं करने लग जाता, मूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता। तो प्री प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन और आंसर उनके साथ मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपको ये जो है ये भी ऐसे हेल्प करेंगे, तो देखते रहिए। द डिज़ायर ऑफ ए पर्सन टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ इज़। देखो, जो अगर जो बाहर से जो चीज़ें मिलती हैं वो एक्सटर्नल मोटिव होती हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक मोटिव ही है यहाँ पर, देखो दिया गया है इसका आंसर एक्सट्रिंसिक मोटिव है। क्योंकि जो हमें बाहर से, जैसे नाम भी हमें बाहर कमाना है, ठीक है, और फेम भी, ठीक है, फेमस भी बाहर से होगा, लेकिन अंदरूनी यहाँ से कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ पर कोई शांति की अंदरूनी शांति की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर कोई इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो जो चीज़ें हम खुद के लिए करते हैं, अंदर से हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है या हमें खुशी होती है जिस चीज़ को करने के लिए, वो हमारा इंट्रिंसिक मोटिव होता है। लेकिन जो बाहरी चीज़ों के लिए हम करते हैं कि फेम लेना है, हमें नेम लेना है, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिव होगा हमारा, बाहरी तौर पर जो हमें मोटिव करता होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट वी हैव पीपल अमंगस्ट अस, सम हु आर टॉल एंड सम हु आर शॉर्ट एंड सम आर फेयर एंड सम अदर हु आर डार्क। तो हमारे अंदर ना, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है, कुछ जो उसमें से लंबे हैं, कुछ उसमें से छोटे हैं, ठीक है, तो कुछ उसमें से फेयर हैं, गोरे चिट्टे हैं, या फिर कुछ उसमें से डार्क गहरे कलर के हैं, जिनका रंग गहरा है। सम पीपल आर स्ट्रॉन्ग एंड सम अदर्स आर वीक। तो कुछ उनमें स्ट्रॉन्ग है और कुछ उनमें वीक है, इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाए या डिसिमिलैरिटी आ जाए, डिसिमिलैरिटी का भी मतलब ये है कि उनमें समानता नहीं है, समानता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका राइट आंसर रहेगा, इसी बेसिस पे है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स आर नीड फॉर। तो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं जो वो नीड होते हैं किस चीज़ के लिए, किन के लिए नीड होती है? स्लो लर्नर के लिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए, एवरेज चिल्ड्रन के लिए, या फिर चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, यानी आप नॉर्मल तो सभी बच्चों को दे ही रहे हो प्रोग्राम, अच्छा, लेकिन एनरिचमेंट जो है प्रोग्राम्स में वो आप गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए रखोगे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ रॉन्ग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। तो थिंकिंग पावर में क्या है, कौन सी चीज़ जो है वो प्रोसेस में रॉन्ग है, आपको बताना है। तो ये है लेस इंटेलिजेंस एंड विजडम जो है, विच इज़ रॉन्ग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। तो थिंकिंग पावर की जो डेवलपमेंट है उसमें जो लेस इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंस ही लेस होगी या विजडम लेस होगी तो वो थिंकिंग पावर को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो है एडुकेंसी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एडुकेट मोटिवेशन भी होना चाहिए, एडुकेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दो तीनों ही ठीक है, तो जो लेस इंटेलिजेंस एंड विजडम है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ रॉन्ग अबाउट हेरिडिटी इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको हेरिडिटी के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है जो आपकी वो गलत है। हेरिडिटी डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, की सेक्स डिटरमाइन करता है हेरिडिटी, ऐसा नहीं है। तो ये देखो ऑप्शन नंबर 4 जिसका राइट आंसर है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, लाइक, डिसलाइक्स एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो क्या है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, लाइक्स हैं, डिसलाइक है एंड जो इमोशनल स्टेट है उसके माइंड की, वो सब जो है ये इस हेरिडिटी के अंडर ही आता है। ठीक है, तो ये जो है रोंग है यहाँ पर अबाउट हेरिडिटी। देखो इसके अलावा जो है ये हेरिडिटी से सेक्स भी डिटरमाइन होता है बच्चे का, तो आपको ये यहाँ पर यही बताना था कि रोंग बताना है कि कौन सी चीज़ गलत है। देखो हेरिडिटी से नहीं आता, ये एनवायरनमेंट से आता है। इंटरेस्ट, एटीट्यूड भी एनवायरनमेंट से आएगा, लाइक्स भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करेगा, डिसलाइक भी इसके अकॉर्डिंग, और इमोशनल जो होते हैं स्टेजेस माइंड की, वो भी जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही आएंगे। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑप्शन जो आपने यहाँ पे बताना था रोंग बताना था। देखो जो भी रोंग होगा ना तो उसके लिए आपने नेगेटिव स्टेटमेंट को ही उसका आंसर बनाना है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ ट्विन की, ट्विन जो होते हैं जो दो बच्चे होते हैं जुड़वा होते हैं वो भी हेरिडिटी के जैसे होते हैं। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये हेल्प करता है हेरिडिटी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपको बताना है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कौन सा एक टूल जो है सही नहीं है, वो हमारा है टर्म टेस्ट। इसके अलावा जो असाइनमेंट है फॉर्मेटिव के लिए किया जाएगा, ऑरल क्वेश्चंस भी किए जाएंगे, क्विजेज एंड गेम्स भी किए जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो टर्म टेस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ये लास्ट में होता है, ये समेटिव असेसमेंट का होगा। ठीक है, समेटिव असेसमेंट का या इवैल्यूएशन का कह सकते हैं। इवैल्यूएशन इन साइंस, इवैल्यूएशन साइंस में इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। तो साइंस में जो है इवैल्यूएशन हमेशा हर एक एक्टिविटी का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, हर एक एक्टिविटी में जो है आपको इवैल्यूएट करना चाहिए बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इंटेलिजेंस इंक्लूड, इंटेलिजेंस में क्या आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग आती है या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आती है। तो ध्यान रखना ये इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगी, और अगर क्रिएटिविटी की बात आए या गिफ्टेडनेस की बात आए तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी। तो अभी इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इम्पेयरमेंट इज डिस्टर्बेंस एट, तो इम्पेयरमेंट है वो डिस्टर्बेंस है किस चीज़ में, बॉडीली लेवल में, सोशल लेवल में, फंक्शनल लेवल में या एजुकेशनल लेवल में। तो फंक्शनल लेवल में जो है डिस्टर्बेंस होती है इम्पेयरमेंट की। ठीक है, इम्पेयरमेंट क्या है, फंक्शनल लेवल में होता है, ना कि बॉडीली लेवल में कहोगे, ना सोशल लेवल में, ना ही एजुकेशनल में। ये फंक्शन जब कोई जो है मान लो अगर किसी इंसान का जो है कोई पार्ट जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, तो वो इम्पेयर्ड कहा जाएगा, इम्पेयरमेंट कही जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जिसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इज फॉलोड बाय। तो स्टेजेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे के अकॉर्डिंग वो क्या है, सेंसरी मोटर पीरियड होता है पहले, फिर प्री ऑपरेशनल पीरियड आता है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, यही रहता है इसका सीक्वेंस। सेंसरी मोटर आता है SP, फिर आता है कंक्रीट, फिर आता है SPCF, ये रहता है इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग। तो इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग के बारे में आपने गलत वाली स्टेटमेंट को यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो डेवलप्स इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विद इन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, कि उनके बीच में क्या है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं, ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। तो ये ऑप्शन जो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रॉन्ग ही बताना था आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये आपका 3 है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थिंकिंग इज असेंशियली, जो थिंकिंग क्या है, हमारी कॉग्निटिव एक्टिविटी है,
कॉग्निटिव कॉग्निटिव एक्टिविटी है, अनअफेक्टिव बिहेवियर है, कॉग्निटिव एक्टिविटी है या फिर साइकोमोटर प्रोसेस है। तो ये आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय। तो जो फील्ड थ्योरी है साइकोलॉजी की ये आपकी कर्ट लेविन ने दी थी। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद रखना। जो आपकी फील्ड थ्योरी है साइकोलॉजी की वो आपकी कर्ट लेविन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इमोशनल रिवोल्यूशन इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो आपकी जो ये टर्म है इमोशनल रिवोल्यूशन ये आपका एडोलेसेंस से रिलेटेड है। एडोलेसेंस में ही जो है इमोशनल रिवोल्यूशन आता है बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड बाय। तो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की होवर्ड गार्डनर ने दी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है वाइल टीचिंग इन लोअर क्लासेस ए टीचर शुड प्रेफर। लोअर क्लासेस में टीच करते वक्त टीचर को क्या प्रेफर करना चाहिए? स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पर स्टोरी टेलिंग मेथड से आपको उसको पढ़ाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइन ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टी अमंग यंग लर्नर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक साइन नहीं है रीडिंग डिफ़िकल्टी का अमंग यंग लर्नर। जो आपके यंग लर्नर है उनमें रीडिंग डिफ़िकल्टी का साइन कौन सा नहीं है? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी। देखो स्पीड और फ्लुएंसी से जो है ना ये पता नहीं लगता कि बच्चे में डिफ़िकल्टी है या नहीं है, उसको डिफ़िकल्टी है या नहीं है। ठीक है, तो स्पीड और फ्लुएंसी क्या है, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विच इज़ कॉल्ड गोल्डन एज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की वो स्टेजेस को गोल्डन एज कहा जाता है। वो कौन सी है? वो आपकी चाइल्डहुड की है। चाइल्ड को ही कहा जाता है गोल्डन एज ह्यूमन डेवलपमेंट की। नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक्स विच इज़ नॉट लिमिटेड विद कोऑपरेटिव सिचुएशन इज़। तो वो आपको करेक्टरिस्टिक्स बतानी है जो क्या लिमिटेड नहीं है आपकी कोऑपरेटिव सिचुएशन के साथ। वो है टीचर सेंटर्ड। ठीक है, कोऑपरेटिव सिचुएशन में फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एम्फेसिस ऑन टास्क, टास्क पर एम्फेसिस भी किया जाता है, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड नहीं होती। ये बात हो रही है आपकी कोऑपरेटिव सिचुएशन की। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहा पूछा जा रहा है विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट क्रिएटिविटी। तो इनकरेक्ट के बारे में बताना है। तो देखिए क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। की जो क्रिएटिविटी है और जो इंटेलिजेंस है वो साथ साथ चलती है, क्योंकि जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो इंटेलिजेंट भी होगा, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ये जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। इसके अलावा जो क्रिएटिविटी है फ्लेक्सिबल होती है, क्रिएटिविटी इज़ यूनिवर्सल कंसेप्ट है। ठीक है, क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट को कैरी करती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है एक थ्योरी की तरह क्या करती है? एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जोर देता है लर्नर के रोल्स पे जिनमें क्या है वो आप कंस्ट्रक्ट कर पाता है अपनी खुद की ही सोच को एक वर्ल्ड के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर्स टू एक्सेस प्यूपिल रेडीनेस फॉर ए लर्निंग टास्क बिकॉज। तो ये डिफ़िकल्ट होता है एक टीचर के लिए कि वह प्यूपिल की रेडीनेस को क्या है एक्सेस कर पाए, एसेस कर पाए, प्यूपिल की रेडीनेस को जान पाए या एसेस कर पाए फॉर ए लर्निंग टास्क बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रेडीनेस डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। क्योंकि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं रेडीनेस के वो एक साथ पर मैच्योर नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड डिसमेंटल्स दैम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स। जो इरफान है वो अपने टॉयज़ को क्या तोड़ देता है एंड डिसमेंटल्स दैम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट। वट वुड यू डू? तो हम क्या करेंगे? एनकरेज हिज इंक्विजिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी। उसकी एनर्जी को सही दिशा में क्या है चैनलाइज करेंगे, चैनल देंगे उसको कि आपको इस एनर्जी को इस तरह से यूज़ करना है। उसको एनकरेज करेंगे उसके इंक्विजिटिव नेचर को कि वो कुछ जानना चाह रहा है, तो उस नेचर को उसको एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे उसको। नेक्स्ट है द टीचिंग मैथड इन विच 2 और मोर टीचर्स मेक ए प्लान ऑफ द सब्जेक्ट कोऑपरेटिवली कैरी इट आउट एंड ऑलवेज इवेलुएट इट्स अफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स पीरियडिकली इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे हम? टीम टीचिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, द टीचिंग मेथड वो टीचिंग मेथड इन विच जिसमें 2 और मोर टीचर जिसमें 2 या 2 से अधिक टीचर जो है मेक ए प्लान एक प्लान बनाते हैं ऑफ द सब्जेक्ट्स एक किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए प्लान बनाते हैं
कोऑपरेटिवली एक साथ मिल करके बनाते हैं, कैरी इट और इसको पूरा भी करते हैं आउट, एंड ऑलवेज इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट और इसके इफेक्ट को भी इवैल्यूएट करते हैं ऑन द स्टूडेंट पीरियडिकली इज कॉल्ड द, ये हमारी क्या है, टीम टीचिंग होती है, जिसमें दो से अधिक टीचर मिल करके प्लान करते हैं बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट है 26th, द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन। तो जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है बिहेवियर का, वो किस चीज़ के अंदर आता है, वो आपका अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट की बात की जा रही है तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर ही आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 27th, ए गुड स्कूल इज़ वन, एक अच्छा स्कूल कौन सा कहा जाता है, विच कुड अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड एंड मेक्स क्लास एनवायरनमेंट, जो क्या है, विच कुड अंडरस्टैंड जो कि समझ सके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझ सके, बच्चों की जो सामाजिक जो स्थिति है उसको समझ सके अच्छे से और उसकी ज़रूरतों को, एंड मेक्स क्लास एनवायरनमेंट और क्लास एनवायरनमेंट को अच्छा बना पाए। तो ऑप्शन बताओ जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, Question number 28. In a classroom, a teacher is using student-centered approach for teaching. The method is not suitable for. तो एक क्लासरूम में, इन क्लासरूम में टीचर इज़ यूजिंग स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को अपनाया जा रहा है कि बच्चे को केंद्र मान करके उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के लिए उसकी सहूलियत के अकॉर्डिंग क्या है, लर्निंग एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं फॉर टीचिंग। ठीक है, द मैथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर, तो इस तरह का मैथड किस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन टीचर को अपने अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो ये आपका आंसर जो है ठीक रहेगा। नेक्स्ट जो है, वैन लर्निंग इन वन एरिया हेल्प्स इन द लर्निंग ऑफ अनदर एरिया इज कॉल्ड। जब एक एरिया में जो हमने लर्निंग की है वो दूसरे एरिया में लर्निंग करते वक्त हमें हेल्प करें वो लर्निंग, तो वो क्या है, हमारी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये 30, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज़। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक टीचर की, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ये होती है, गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है, कंसर्न फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कंसर्न होता है एक अच्छा टीचर, अफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। तो देखो वैसे तो सारे ही ऑप्शन जो है इसके पॉजिटिव हैं, लेकिन साउंड नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर को, यानी कि कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखो अगर देखा जाए तो तीन ऑप्शन भी सही हैं, गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए उसको कंसर्न होना चाहिए, अफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, अगर एक चुनना है तो हम ऑप्शन नंबर 1 को ही चूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। सो ओके स्टूडेंट, ओके फ्रेंड, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट पेपर, दैट वुड बी ए टैट एग्ज़ाम पेपर। ओके, तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ जो कि किसी भी टैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो अब 25th को आपका एग्ज़ाम होने वाला है रीट वाला, ये आपको उसमें भी हेल्प करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी जो है करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।